नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो देखो FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में अमेंडमेंट से संबंधित इशू को हम डिस्कस करेंगे। देखो आज का ये हिंदू का जो आर्टिकल है इसमें तो काफ़ी कम पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में और PRS में अच्छे पॉइंट्स हैं। तो मतलब इस इशू को हम डिटेल से ही डिस्कस करेंगे, सिर्फ इस आर्टिकल पर आधारित इशू को नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पर आधारित हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को अमेंड करने के लिए बिल से संबंधित हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। डिटेल से सिस्टमेटिक ढंग से हम ये इशू डिस्कस करेंगे, जानेंगे न्यूज़ में क्यों है, क्या है FCRA एक्ट, क्या क्या नई अमेंडमेंट्स आई हैं, कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस कौन कौन से हैं, सरकार का क्या मानना है, क्यों इस बिल को लाना जरूरी था, सब कुछ डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में देखो इसलिए है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 को अमेंड करने के लिए बिल पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया और अब ये बिल जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन बिल 2020 ये पास हो गया है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं इस बिल के पास हो जाने के बाद NGOs को फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिलना यानी डोनेशन मिलना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा और इस बिल को पास करके एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट NGOs पर लगाम लगाना चाहती हैं। एक्सपर्ट्स का कंसर्न ये भी है, देखो कोविड-19 आने के बाद गरीबी और ज़्यादा बढ़ी है, तो सिविल सोसाइटी के पास स्कोप था देश की वेलफेयर के लिए काम करने का, गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करने का। बट इस बिल के पास हो जाने के बाद सिविल सोसाइटी के लिए काम करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जहां दूसरी तरफ सरकार का ये मानना है ये जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या फिर NGOs हैं जो विदेशों से पैसा वसूल करते हैं डोनेशन के नाम पर, ये कई बार तो देखो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करते हैं, काफ़ी बार ये फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन भी करते हैं। तो मतलब दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स हैं जिनको अभी हम जानेंगे। फिलहाल न्यूज़ में डिस्कस किया क्यों है FCRA एक्ट 2010। अगर हम बेसिक्स की बात करें ये FCRA है क्या। देखो इसको सबसे पहले अमेंड किया गया था 1976 में। पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीज से कोई भी एसोसिएशन, ग्रुप या फिर NGO जो फॉरेन डोनेशन लेना चाहता है उस फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट किया जाता है 2010 के इस FCRA एक्ट के द्वारा। वैसे देखो ये एक्ट 2010 में नहीं आया था, 1976 में आया था। 1976 में जैसा आपको याद होगा इमरजेंसी लगी हुई थी, तो उस दौरान प्रोटेस्ट काफ़ी होते थे। इंदिरा गांधी का ये मानना था बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के इशारे पर काम करते हैं, देश को इनस्टेबल करने के लिए काम कर रहे हैं। इवन बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स पर भी भरोसा नहीं था इंदिरा गांधी का, तो उन सब पर लगाम लगाने के लिए ये एक्ट आया था 1976 में। लेकिन 2010 में जब UPA की गवर्नमेंट थी तो उस दौरान इस एक्ट को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया गया और अब 10 साल बाद अब जब NDA की गवर्नमेंट है तो इस एक्ट को फर्दर टाइट कर दिया गया है। मतलब और भी प्रोविजंस ऐड कर दिए गए हैं ताकि फॉरेन कंट्री से जो डोनेशन प्राप्त होता है उसको और बेहतर ढंग से रेगुलेट किया जा सके। देखो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बात कही थी, ये काफ़ी सारे जो NGOs हैं फॉरेन डोनेशंस की सहायता से देश में इंस्टेबिलिटी पैदा करने का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल दिया गया था, पैसा आ रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग पर रिसर्च करने के लिए, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है कुडनकुनल न्यूक्लियर प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। एक रिपोर्ट भी रिलीज हुई थी 2013-14 के आसपास कि ये जो NGOs प्रोटेस्ट करते हैं ना, वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी बार
और देश की जीडीपी को हर साल अच्छा खासा नुकसान होता है इन एनजीओज के प्रोटेस्ट करने के कारण। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर डील साइन करने वाला है, जिसके तहत इंडिया को यूरेनियम मिलेगा। बट इंडिया की जो अप्रोच है वो थोड़ी स्लो है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये चाहती है कि जल्द से जल्द ये एग्रीमेंट साइन हो। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार क्या करेगी, किसी एनजीओ को पैसा देगी। वो एनजीओ किसी न्यूक्लियर प्लांट तो नहीं, कोल प्लांट मान लीजिए, कोल प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट छेड़ देगा या फिर कोल एनर्जी के खिलाफ कोई मूवमेंट चलाएगा, ताकि सरकार को ऐसा लगने लगे कोल एनर्जी का भविष्य नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी का भविष्य है, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जल्दी से एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे एनजीओज लॉबिंग करते हैं इनडायरेक्टली और कई बार दूसरे देशों के इंटरेस्ट को सर्व करने का काम करते हैं। इसके बाद एनजीओ की डेफिनेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो एक ऐसी बॉडी होती है, ना तो गवर्नमेंट का पार्ट होती है और ना ही कन्वेंशनल फॉर प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। एनजीओज आर ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, मतलब साधारण नागरिकों का ग्रुप होता है एनजीओ, जो काफ़ी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, चैरिटेबल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस या फिर अदर इंटरेस्ट। इवन ग्रास रूट लेवल पर गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में एनजीओ काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। काफ़ी सारे एक्ट्स के अंतर्गत एनजीओ को रजिस्टर कराया जा सकता है, जैसे इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट 1863, इंडियन ट्रस्ट एक्ट ETC। बहुत सारे एक्टिव एनजीओज हैं वर्ल्ड में जो इंडिया में भी काम कर रहे हैं। और एक स्टडी की जो रिपोर्ट सामने आई थी उसके अनुसार 2009 में इंडिया में 33 लाख एनजीओ काम कर रहे थे। ऑलमोस्ट 400 इंडियंस के पीछे एक एनजीओ है। ज़्यादातर एनजीओज तो ऐसे होते हैं, बस इस्टाब्लिश हो गया, किया कुछ भी नहीं है, फंड्स हासिल हो रहे हैं, फंड्स को मिसयूज़ किया जा रहा है। देखो सभी एनजीओज के लिए हम ये नहीं कहते, एनजीओज का एक पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, कुछ एनजीओज की बात हो रही है। तो अब बात करें कि जो ये FCRA एक्ट 2010 था, इसमें क्या क्या अमेंड किया जा रहा है, मतलब जो बिल अभी पास हुए हैं उनमें नया क्या है। देखो 2010 के FCRA एक्ट में ये कहा गया है कि कुछ पर्सन्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल नहीं कर सकते, जैसे इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट्स, एडिटर पब्लिशर ऑफ ए न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेचर एंड पॉलिटिकल पार्टीज अमंग अदर्स। अब बिल में एक नई चीज जो ऐड हुई है वो है पब्लिक सर्वेंट्स। इंडियन पिनल कोड में जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है वही पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन मान्य होगी। और पब्लिक सर्वेंट्स कोई भी पर्सन हो सकता है जो अभी सर्विस में है, जिसको पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, तो वो पब्लिक सर्वेंट भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल नहीं कर सकता है। तो नई चीज़ क्या ऐड हुई है, ये सब जो नाम थे 2010 के एक्ट में, इनमें एक और नाम जुड़ गया है, वो है पब्लिक सर्वेंट। ये पहली नई चीज़ हुई है कि पब्लिक सर्वेंट का नाम ऐड हो गया है। पब्लिक सर्वेंट भी अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं हासिल कर सकते। दूसरा पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। देखो 2010 के एक्ट में प्रोविज़न ये था कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस जिस पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो भी FCRA एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्सन है ABC, उसको पैसा हासिल हुआ है दूसरे देशों से। अब वो अगर ट्रांसफ़र करना चाहता है ना उस पैसे को किसी दूसरे पर्सन को, फॉर एग्जांपल XYZ, तो वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए FCRA एक्ट के तहत, तभी पैसा भेजा जा सकता है, अदरवाइज नहीं भेजा जा सकता। ये प्रोविज़न था 2010 के एक्ट में। बट नया बिल जो पास हुआ है इसमें पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया ही नहीं जा सकता। और पर्सन का मतलब इस एक्ट में इंडिविजुअल हो सकता है, एसोसिएशन, रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट,
रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जो है वो अनिवार्य है। 2010 के एक्ट में ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल करना चाहता है उसको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेना होगा या फिर FCRA एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। बिल ऐड करता है जो भी पर्सन प्रायर परमिशन ले रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है FCRA एक्ट के तहत या फिर अपने रजिस्ट्रेशन को रिन्यूअल करवा रहा है, तो उसे अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों का, डायरेक्टर्स, की फंक्शनरीज, सबका आधार कार्ड प्रोवाइड करना होगा एज ए आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। और अगर कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है और वो दूसरे देशों से फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर रहा है तो उसे अपने पासपोर्ट की कॉपी जमा करवानी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है FCRA अकाउंट से संबंधित। 2010 के एक्ट में प्रोविजन ये था, जो भी पर्सन FCRA एक्ट के तहत पैसा प्राप्त कर रहा है वो किसी शेड्यूल्ड बैंक की एक सिंगल ब्रांच में, जिसको स्पेसिफाई किया गया है, उसी में फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकता है। बट इसे और भी ज़्यादा स्पेसिफिक बना दिया गया है। नए बिल में प्रोविजन यह किया गया है, जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर रहा है उसे दिल्ली की किसी SBI की डेजिग्नेटेड ब्रांच में फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल करना होगा। समझ गए? मतलब पहले प्रोविजन ये था, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांच में फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल किया जा सकता था, बट अब बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया गया है दिल्ली की SBI की ब्रांच होनी चाहिए कोई भी, जिसे डेजिग्नेट किया जा सकता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए। इसके अलावा देखो नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के यूटिलाइजेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, ऐसा प्रोविज़न था 2010 के एक्ट में। मान लीजिए सरकार को पता लगता है कि FCRA एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, जो भी प्रोविजंस हैं उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो सरकार रोक लगा सकती है कि जो बचा हुआ या फिर अनयूटिलाइज्ड पैसा है उसको यूटिलाइज करने के लिए आपको सरकार की पहले परमिशन लेनी होगी। बिल में ये कहा गया है गवर्नमेंट उन पर्सन्स पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है जिनको प्रायर परमिशन मिल चुकी है। मतलब वो पर्सन्स जिनको सरकार से परमिशन मिली है फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए, लेकिन जो प्राइमरी फाइंडिंग है उससे सरकार को ये पता लगता है कि पर्सन ने प्रोविजंस का उल्लंघन किया है, तो सरकार रोक लगा सकती है। वैसे तो आपको परमिशन मिली है, लेकिन जो अनयूटिलाइज्ड पैसा है आपके अकाउंट में उस पर अभी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस से संबंधित। देखो 1976 में जब ये एक्ट बना था तो उस समय तो लाइसेंस संबंधित कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एक बार किसने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो वो ताउम्र चलता रहेगा। लेकिन जब UPA की सरकार थी 2010 में, उन्होंने ये प्रोविज़न किया कि हर 5 साल बाद लाइसेंस को रिन्यू करवाना होगा। अब बिल में प्रोविज़न ये ऐड किया गया है कि लाइसेंस को रिन्यू करने से पहले सरकार थोड़ी छानबीन कर सकती है, इंक्वायरी कर सकती है, क्या वो पर्सन जो रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन दे रहा है वो फिक्सिशियस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन बेनामी है, मतलब कोई दूसरा ही पर्सन इस पर्सन के नाम पर लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि जो पर्सन लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहा है वो पहले कम्युनल टेंशंस को क्रिएट करने के लिए कन्विक्ट हो चुका है, या फिर फंड्स को मिसयूटिलाइज या फिर फंड्स को डाइवर्ट करने के मामले में दोषी साबित हो चुका है। इन सब चीज़ों पे इंक्वायरी पहले सरकार के द्वारा कंडक्ट की जा सकती है लाइसेंस के लिए रिन्यूअल देने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट, देखो 2010 के एक्ट में एक प्रोविज़न ये किया गया था कि NGO जितना भी पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के तौर पे हासिल कर रहा है 50% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए यूज़ नहीं करना है। 100 रुपये आपको मिले हैं विदेश से तो 50 से ज़्यादा रुपये की आप सैलरी नहीं दे सकते, ऑफिस के लिए स्टेशनरी नहीं खरीद सकते, ये सब चीज़ें। लेकिन अब इसे लिमिट को और भी कम कर दिया गया है 20%। मतलब सिर्फ 20% पैसा आप एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये नेक्स्ट पॉइंट है। 2010 के एक्ट में प्रोविज़न ये था कि अगर सरकार को लगता है कुछ गलत है तो रजिस्ट्रेशन को सरकार सस्पेंड कर सकती है 180 दिनों के लिए। अब इस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। बिल में कहा गया है कि इस सस्पेंशन को एक्सटेंड भी किया जा सकता है
एक और 180 डेज के लिए, समझ गए? तो मतलब 360 डेज के लिए किसी एनजीओ का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है अगर पता लगता है सरकार को इस एनजीओ ने कुछ गलत किया है एफसीआरए एक्ट के तहत। अब देखो, हमने ये सारे प्रोविजंस डिस्कस कर लिए, जो भी नई चीज़ें ऐड हुई हैं बिल में। अब कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस की बात करते हैं। सिंपली कहें, ये बात करते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है इस बिल का। वैसे तो देखो, कांग्रेस पार्टी भी विरोध कर रही है, लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया कि यूपीए ने 2010 में जब ये एक्ट में अमेंडमेंट किया था 1976 के, तो बल्कि एक्ट को और ज़्यादा टाइट बना दिया था, और अब एनडीए गवर्नमेंट ने इसे और ज़्यादा टाइट बना दिया है। क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है, जैसा हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था, सिविल सोसाइटी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा इस बिल के पास होने के बाद। और जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, काफ़ी एनजीओज वाले गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, उनको हरास किया जा सकेगा सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट की जो पावर है एनजीओज को रेगुलेट करने के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखो, एक जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि 20% से ज़्यादा पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इससे थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज रिसर्च में काम करते हैं। अब देखो, एनजीओज अगर रिसर्च में काम करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो सैलरीज ही देनी पड़ेंगी ना। सैलरीज पे खर्चा बढ़ेगा तो फिर ये लिमिट ब्रीच हो जाएगी। नेक्स्ट, एक जो प्रोविज़न ये है, सिर्फ एसबीआई की डेजिग्नेटेड दिल्ली ब्रांच में पैसा हासिल किया जा सकता है, ये भी गलत है। इवन नए बिल में तो ये भी रोक लगा दी गई है कि कोई पर्सन एफसीआरए एक्ट के तहत पैसा हासिल कर रहा है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन हासिल कर रहा है, तो वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को काफ़ी ज़्यादा पावर्स मिल गई हैं इस बिल के पास होने के बाद, किसी भी एनजीओ का सर्टिफिकेट कैंसिल करने के लिए। देखो, ये बिल जो है वो दर्शाता है किस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरी सिविल सोसाइटी सेक्टर पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती है, जबकि सिविल सोसाइटी ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, इवन सरकार की भी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं सरकार की। सरकार का क्यों मानना है ये बिल लाना जरूरी था। सरकार का ये कहना है 2010 से 2019 के बीच फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो एनुअल इनफ्लो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, और काफ़ी सारे एनजीओज ऐसे हैं जो दूसरे देशों से डोनेशन हासिल कर रहे हैं कम्युनल टेंशंस क्रिएट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए। धर्म के नाम पर कन्वर्ट कर दिया जाता है, फंड्स का मिसयूटिलाइजेशन होता है, देश के इंटरेस्ट के विरुद्ध काम किया जाता है उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन की सहायता से। इसलिए ये जो बिल था वो लाना जरूरी था, ये सरकार का मानना है। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है, देखो, एनजीओ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिर्फ फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ नहीं हैं। ग्रास रूट लेवल पर एनजीओ एंगेज करते हैं गरीब लोगों के साथ, गरीब लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार के प्रोग्राम समाज के हर एक तबके तक नहीं पहुंच पाते, और तब एनजीओ काम आते हैं। अब इस बिल को पास करना यानी सिविल सोसाइटी सेक्टर पर पूरी तरह से भरोसा ना जताना, अविश्वास व्यक्त करना, तो ये तो एक प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए डिससर्विस है। डिससर्विस मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट काम है, क्योंकि सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स की सहायता से काफ़ी सारे अच्छे एक्ट्स हमारे देश में बने हैं, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये पूरा आर्टिकल हमारे द्वारा डिस्कस किया गया एफसीआरए एक्ट को अमेंड करने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 2 में जो इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस का टॉपिक है उससे आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? मिलिट्री लेवल टॉक्स जो अभी चल रही हैं, 6 राउंड्स की मिलिट्री लेवल टॉक्स हो चुकी हैं इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। लेटेस्ट मिलिट्री लेवल टॉक्स में ये डिसाइड हुआ कि फर्दर डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज नहीं किया जाएगा दोनों देशों की तरफ से। मतलब जितनी अभी फोर्सेस हैं उनको तो धीरे धीरे डिसएंगेज किया जाएगा,
बट इसके अलावा फिलहाल फोर्सेस की संख्या इंक्रीज नहीं की जाएगी। समझ गए? देखो कहाँ से ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। मई से ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है जब चाइना ने अपने ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट एकदम से इंक्रीज कर दिया बॉर्डर पर, और काफ़ी सारे ऐसे एरियाज जहाँ पर किसी भी देश की पोस्ट नहीं थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया और चाइना के बीच फिलहाल का बॉर्डर है। क्लेम की हम बात नहीं कर रहे हैं भाई इंडिया का कितना क्लेम है, चाइना का कितना क्लेम है। बस अभी फिलहाल स्टेटस को ये था कि ये बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच। थोड़ा थोड़ा ये जो एरिया था यहाँ पर दोनों देशों की फोर्सेस के द्वारा पेट्रोलिंग की जाती थी। तो इसे आप नो मैन लैंड कह सकते हो। मतलब पोस्ट किसी भी देश की नहीं थी, ना इंडिया की ना चाइना की, और पेट्रोलिंग दोनों देशों की ट्रूप्स के द्वारा की जाती थी। बट चाइना के द्वारा इस नो मैन लैंड में काफ़ी सारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और इंडियन फोर्सेस को अलाउ नहीं किया गया पेट्रोलिंग करने के लिए। ये पॉइंट्स थे गलवान वैली, पेंगोंग लेक, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, डेप्सांग प्लेन्स। और देखो जिस प्रकार से ये चाइना की फोर्सेस के द्वारा किया गया, काफ़ी सोच समझ के किया गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी जगहों पर चाइनीज़ फोर्सेस का जो कन्फ्यूजन है वो एकदम से बढ़ गया हो। एक पॉइंट पर अगर चाइना आगे आ गया, किसी पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया, तो माना भी जा सकता है कि हो सकता है चाइना को किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हुई हो। लेकिन नहीं, इतने सारे पॉइंट्स पर चाइना की फोर्सेस के द्वारा ऐसा किया गया। ऑलमोस्ट 10 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर इंडिया की फोर्सेस की जो एक्सेस थी उसे चाइना ने ख़त्म कर दिया। और डिप्लॉयमेंट था जो ट्रूप्स का, वो भी बहुत ज़्यादा था। मतलब 1962 के बाद से अभी इतना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं देखने को मिला है चाइना का। और बदले में इंडिया ने भी डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज़ किया। तो इंडिया क्या करता? जब चाइना ने अपने फोर्सेस की संख्या को इंक्रीज़ कर दिया बॉर्डर पर, तो इंडिया के पास कोई चारा भी नहीं बचता था। मुकाबला करने के लिए इंडिया को भी अपनी डिप्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना पड़ा। तो अभी तक देखो 21 सितंबर तक के एग्रीमेंट तक 6 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है कोर्प्स कमांडर के बीच। और ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है कि ट्रूप्स की संख्या को फर्दर इंक्रीज नहीं किया जाएगा कम से कम, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी इस पर सहमति नहीं बनी है कि मई से पहले जो सिचुएशन थी उस पर फिर से अमल किया जाए, उसे कायम किया जाए। इस पर सहमति नहीं बनी है। अभी सिर्फ इतनी सहमति बनी है कि कम्युनिकेशन को ग्राउंड लेवल पे मजबूत किया जाएगा, मिस जजमेंट्स को अवॉइड किया जाएगा, कोई भी देश ग्राउंड पर यूनिलेटरली स्टेटस को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, और जल्द से जल्द अगले राउंड की बातचीत होगी। ये सब चीज़ें तय हुई हैं जॉइंट प्रेस रिलीज में, जो कि जारी हुई 6ठे राउंड्स की कोर्प्स कमांडर की बातचीत के बाद। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है मिसट्रस्ट फिलहाल के समय में दोनों देशों के बीच इतना ज़्यादा है क्योंकि देखो 29 अगस्त के आसपास कुछ खाली चोटियों पर अब इंडिया ने भी उनको कैप्चर कर लिया है, और चाइना इससे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। तो मतलब अभी मिसट्रस्ट इतना ज़्यादा है दोनों देशों के बीच, जल्द ही अप्रैल से पहले की सिचुएशन कायम हो जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। जैसे देखो 1986 में सुमदुरुंग चू स्टैंड ऑफ जो हुआ था, उसको सुलझने में बहुत साल लग गए थे, 6 साल लग गए थे। अभी का जो स्टैंड ऑफ है उसको सुलझने में भी लंबा समय लग सकता है, और दोनों देशों के ट्रूप्स की जो तैयारी है वो इसी प्रकार की है कि लंबे समय तक जैसे यहां पर तैनात रहना है। कंक्लूजन में कहा जाता है देखो पार्लियामेंट चल रही है, पार्लियामेंट के सेशन के दौरान जॉइंट स्टेटमेंट में इस प्रकार की बात बोलना एक प्रकार से सिग्नल है इंडिया पीस चाहता है, और सरकार ये भी दिखाना चाहती है इस जॉइंट स्टेटमेंट के माध्यम से सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। अगर चाइना की बात करें, देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो चाइना ये चाहता है कि अभी फ़िलहाल वक्त लिया जाए और ज़्यादा तैयारी करने के लिए, इससे पहले कि कन्फ्लिक्ट हो इंडिया और चाइना की फोर्सेस के बीच। तो एक चीज़ तो ये हो सकती है कि चाइना अभी टाइम गेन कर रहा है अपनी डिप्लॉयमेंट को और ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए, और या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि चाइना भी पीस चाहता है। चाइना ने सिग्नल देने की कोशिश की है अभी फ़िलहाल हम कन्फ्लिक्ट को और ज़्यादा इंक्रीज़
नहीं करना चाहते, हम भी टेंशन्स को कम करना चाहते हैं। बट देखो, कुछ भी हो, बॉर्डर पर जो सिचुएशन है वो तो चैलेंजिंग है ही, हमें संभल के चलना होगा। इसके अलावा देखो, इसी से संबंधित मतलब इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित जो दूसरा आर्टिकल है उसमें तिब्बत के संदर्भ में कुछ पॉइंट्स हैं। तिब्बत की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है। काफ़ी सारी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, यांगसे, येलो रिवर, मेकोंग रिवर, साल्विन रिवर। इन रिवर्स ने सदियों तक काफ़ी सारी सिविलाइजेशंस को नर्चर किया है। कैलाश मानसरोवर पर्वत तिब्बत में है। इसके अलावा तिब्बत को चाइना ने कैप्चर कर लिया था 1950s में, और उस समय माओ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि तिब्बत जो है वो हथेली है, और हथेली को हमने कैप्चर कर लिया है। अब बारी आती है 5 फिंगर्स की, 5 उंगलियों की, जो कि है लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चाइना ने उस समय हिंदी चीनी भाई भाई की जो ड्रीम थी उसे ध्वस्त कर दिया। 1962 में वार हुआ दोनों देशों के बीच। देखो, चाइना के स्टैंड को अगर हमें समझना है तो चाइना के हमें बॉर्डर डिस्प्यूट को समझना होगा बाकी देशों के साथ। चाइना का बॉर्डर लगता है 14 देशों के साथ। टोटल चाइना का बॉर्डर है 22,100 किलोमीटर। जैसे जैसे आज़ादी के बाद इकोनॉमिक स्टेटस चाइना का इंक्रीज हुआ, चाइना ने अपनी मिलिट्री पावर को भी इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। देखो, चाइना ने सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ अलग अलग ट्रीटीज साइन की हैं। मतलब सामने वाला देश कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना पावरफुल है, उसके हिसाब से चाइना ने अलग अलग देशों के साथ अलग अलग तरह की ट्रीटीज साइन की हैं। जैसे रशिया और वियतनाम के साथ बॉर्डर पर क्लैशेस हुए, तो चाइना ने दूसरी तरफ बॉर्डर क्लैशेस को मनी के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से डरा धमका के भी सोल्व करने की कोशिश की है। समझ गए? मतलब कुछ देश ऐसे हैं जिनके साथ बॉर्डर पर क्लैश हुआ, उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व किया गया। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनको ये भरोसा दिया गया कि इकोनॉमिकली आपको फ़ायदा होगा, ट्रेड अच्छा होगा, तो इस ट्रेड में हम आपको फ़ायदा पहुंचा देंगे। ऐसे भी बॉर्डर डिस्प्यूट को सोल्व किया गया है। रशिया के साथ जो डिस्प्यूट था, चाइना ने रशिया के आधे क्लेम को मान लिया। कजाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट था, कजाकिस्तान को इकोनॉमिक डील्स दी गई, तब जाके डिस्प्यूट सोल्व हुआ। किर्गिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट था उसके तहत 70% जो लैंड था वो किर्गिस्तान को रिटेन करने दिया गया, और जस्ट 30% चाइना ने अपने पास रखा। बट देखो, इंडिया के साथ जो सिचुएशन है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इंडिया के साथ जो डिस्प्यूट है इतना जल्दी सोल्व नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए दोनों देश ये चाहते हैं कि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, कोविड-19 की महामारी है, इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, कन्फ्लिक्ट के लिए ये उपयुक्त समय नहीं है। फिर भी ग्राउंड लेवल पे जो सिचुएशन होती है वो कई बार देखो गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में नहीं होती है। अब जैसे फोर्सेस तैनात हैं बॉर्डर पर, कोई कन्फ्यूजन हो जाए, गोलाबारी जैसे हुई है, किसी सैनिक की जान चली जाए, उसके बाद एकदम से एस्केलेशन बढ़ जाता है। फिर सरकार का कंट्रोल नहीं होता कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो मतलब कहने का ये है, वैसे तो बेशक दोनों देशों की सरकारें ये चाहें कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, बट ना चाहते हुए भी कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो हमें हर प्रकार की सर्कमस्टांसिस के लिए तैयार रहना चाहिए। सरकार एक चीज़ ये कर सकती है, एक ग्रुप बनाए एक्सपर्ट्स का, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हों, इंडियन आर्मी के, इंडियन नेवी के, इंडियन एयरफोर्स के, डिप्लोमेट्स, इंटेलिजेंस सर्विसेज, साइबर टेक्नोलॉजी, कार्टोग्राफिक सर्विसेज, इन सभी सर्विसेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड भी, वो शामिल हों ग्रुप में, और वो ग्रुप प्लान तैयार करें। शॉर्ट टर्म प्लान क्या होना चाहिए इंडिया का, मीडियम टर्म प्लान क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए, उस प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया काम करें। सिर्फ रिटोरिक से काम नहीं चलेगा, हमारे पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए हर प्रकार की सर्कमस्टांसिस से निपटने के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और चाइना से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।